वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग एयर से रिलेटेड ब्रेकर्स देखे थे, एयर ब्रेक एंड एयर ब्लास्ट। एयर ब्रेक में नॉर्मल एयर को हम लोग यूज करते थे और इसलिए लार्ज वोल्टेज के लिए उसको यूज नहीं कर पाते थे। फिर एक प्रॉपर्टी आई कि कॉम्प्रेस्ड एयर या प्रेशराइज्ड एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा होता है, तो फिर हमने यूज किया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को, जो कि काफी लार्ज वोल्टेज तक आपका आर्क इंटरप्शन का, आर्क एक्सटिंग्विशन का काम करेगा। क्योंकि कंप्रेस्ड एयर है, हाई प्रेशराइज्ड है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा है, उसका हमने पूरा वर्किंग देखा। अब देखिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर से कुछ डिमेरिट्स हैं। जैसे एक तो है उसका कंप्रेसर टैंक, एयर कंप्रेसर टैंक, उसका एक तो इंस्टॉलमेंट में खर्चा है क्योंकि काफी लार्ज टैंक बनता है। दूसरा, उस टैंक में एयर के प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़े, इलेक्ट्रिक सप्लाई देना पड़ेगा। क्योंकि कंप्रेसर में जो एयर प्रेशराइज होता है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर से, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होता है ना। तो उसमें एयर को, प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि कंटिन्यूअस एक आपका खर्च है। दूसरा डिमेरिट है इसका नॉइज का प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस जब ऑपरेशन होगा तब ही आएगा। और तीसरा है आपका करंट चॉपिंग का प्रॉब्लम, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, करंट चॉपिंग। तो इन डिमेरिट्स के कारण लोगों ने दूसरे ऑप्शंस के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया और तब एक ऑप्शन निकल के आया वायल। वायल एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है आर्क क्वेंचिंग के लिए, क्योंकि इसकी बीडीवी वैल्यू या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी अच्छा होता है। वायल मतलब मस्टर्ड वायल या किरासन तेल नहीं बात कर रहे हैं। वायल मतलब ट्रांसफॉर्मर वायल, जो कि पेट्रोलियम का बेस्ट रिफाइनमेंट प्रोडक्ट है। तो जो ट्रांसफॉर्मर वायल है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 110 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर के लगभग, इसको और बढ़ा भी सकते हैं। तो मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर का अगर वायल, ट्रांसफॉर्मर वायल अगर रखा हुआ है, उसके बीच में अगर 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो इन दोनों के बीच में करंट फ्लो कराने के लिए आपको इन दोनों टर्मिनल के बीच में 110 किलोवोल्ट या हायर वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके करंट फ्लो करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है इसका, है नहीं? तो वायल कैन बी यूज्ड एज एन आर्क एक्सटिंग्विशिंग मीडियम, यूज कर सकते हैं इसको, और करने लगे फिर। अब देखिए, इससे पहले कि हम लोग टाइप्स ऑफ वायल सर्किट ब्रेकर और इसका कंप्लीट अलग अलग टाइप्स को पढ़ें, उससे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वायल सर्किट ब्रेकर आर्क को क्वेंच कैसे करेगा। क्योंकि ये जो पार्ट होगा ये सभी के लिए कॉमन होगा, सभी टाइप के वायल सर्किट ब्रेकर के लिए कॉमन होगा, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि वायल सर्किट ब्रेकर में किस तरह से इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए सपोज कि एक हमारा ये मूविंग कॉन्टैक्ट है और दूसरा हमारा सपोज ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट जो है ये पूरी तरह से वायल में डिप्ड है, पूरी तरह से चारों तरफ वायल, सिलिंड्रिकल है, पूरा चारों तरफ वायल ही वायल। नॉर्मल कंडीशन में तो करंट फ्लो होता रहेगा, जब फॉल्ट आएगा तो रिले ब्रेकर को एक सिग्नल देगा, उसके कारण ये मूविंग कॉन्टैक्ट पुल हो जाएगा। तो अगर हम इसको दिखाएं इस तरह से, ये कॉन्टैक्ट पुल होकर के ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। अब जैसे ही इन कॉन्टैक्ट्स के बीच में गैप बढ़ना शुरू होगा, सरफेस एरिया जैसे ही कमेगा, तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा। उस हीट के प्रोड्यूस होने के कारण जैसे एयर आयोनाइज हो जाता था, वैसे ही जो वायल के जो पार्टिकल्स हैं वो भी डिकम्पोज हो जाएंगे, मतलब वो भी आयोनाइज हो जाएंगे, उनमें भी केमिकल रिएक्शन होगा और यहाँ पे आपको आर्क बन जाएगा, आर्क कोर जिसको कहते हैं, आर्क कोर बन जाएगा, करंट कंटिन्यू है। लेकिन इसके आयोनाइजेशन में और एयर के आयोनाइजेशन में बहुत अंतर है। एयर के आयोनाइजेशन में एयर के पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाते हैं, वायल में जब आयोनाइजेशन होगा
जब इतना लार्ज अमाउंट में हीट यहाँ जनरेट होगा तो वायल डिकम्पोज होगा, और वायल डिकम्पोज होके गैस में कन्वर्ट होगा, जिसका 80% पार्ट हाइड्रोजन गैस होगा H2, जो कि बहुत अच्छा हीट एब्जॉर्बर है ना। वायल डिकम्पोज होगा और उसका जो गैस में कन्वर्जन होगा उसका 80% पार्ट H2 है, और बाकी 20% में मीथेन है, CH4, इथिलीन है और एसिटिलीन है, और कार्बन पार्टिकल्स तो सॉलिड पार्टिकल्स जनरेट होंगे जो कि स्लज वगैरह बनेगा। तो एक्चुअली ये होता है कि वायल जब डिकम्पोज होता है और गैस में कन्वर्ट होता है तो मेनली हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है, एक बात। दूसरी बात कि अगर 1 mm³, 1 mm³ मतलब हम आपको एक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये सपोज ये 1 mm³ का वॉल्यूम है, ठीक है। 1 mm³ वॉल्यूम का अगर वायल डिकम्पोज हुआ है ना, 1 mm³ का वॉल्यूम का वायल अगर डिकम्पोज होकर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1000 mm³ वॉल्यूम के H2 में, जो क्योंकि गैस जब डिकम्पोज होगा, मतलब वायल जब डिकम्पोज होगा, जलेगा तो गैस में कन्वर्ट होगा, तो जितना वॉल्यूम का वायल डिकम्पोज होगा उसके 1000 गुना वॉल्यूम में गैस जनरेट होगा। यानी होगा क्या कि जब इस दोनों गैप के बीच के वायल्स डिकम्पोज होंगे तो चारों तरफ गैस ही गैस होगा हाइड्रोजन का। कॉन्टेक्ट्स जब डिकम्पोज होंगे तो चारों तरफ पूरा हाइड्रोजन गैस ही पूरे के पूरे कॉन्टेक्ट्स के चारों तरफ घिराव, मतलब चारों तरफ से इसको घेर लेगा, और हाइड्रोजन जो चारों तरफ से घेरेगा वो बबल्स के रूप में, बुलबुला जो है हाइड्रोजन के बबल्स के रूप में चारों तरफ, कॉन्टेक्ट के चारों तरफ बबल्स ही बबल्स है हाइड्रोजन गैस के। तो क्या होता है कि जैसे ही कॉन्टेक्ट सेपरेट हुए, वायल डिकम्पोज हुआ, गैस का बबल बनना शुरू हुआ, और थोड़ी देर में पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट के चारों तरफ बबल्स ही बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के। और हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा हीट का एब्जॉर्बर है, हीट का एब्जॉर्बर बहुत अच्छा है। तो वो इस मीडियम के इस आर्क का जो हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और चारों तरफ वायल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बात समझ आ रही है? चारों तरफ हाइड्रोजन गैस जमा हो गया। अब हाइड्रोजन जो है वो हीट का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, तो वो आर्क के अंदर में यहाँ पर जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके चारों तरफ फेंकेगा। तो ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, large pressure of hydrogen gas, large volume of hydrogen gas, and due to the property कि हाइड्रोजन हीट को अच्छा एब्जॉर्ब करता है, ये आर्क को क्वेंच करता है, क्योंकि जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हीट से ही तो वायल डिकम्पोज होता है, हीट से ही तो कोई भी यहाँ प्रक्रिया हो रही है। तो जब हीट को ही वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो आर्क क्वेंच हो जाएगा। तो एक्चुअली में यहां पे क्या होता है, 3 स्टेप में काम होता है। एक होता है लेंथेनिंग, क्योंकि ये गैप ये पुल हो रहा है तो आर्क का लेंथ बढ़ रहा है। दूसरा कूलिंग ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्या हो रहा है कि वायल जो डिकम्पोज हो रहा है तो चारों तरफ हाइड्रोजन गैस बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस इस आर्क के हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको कूल कर रहा है। कूल करने से क्या होगा कि जो मटेरियल्स हैं, मतलब जो वायल है, वो डिकम्पोज नहीं होगा क्योंकि हीट ही नहीं उतरा है। ठीक है, 2। और तीसरा एक और क्या होता है कि गैसेस की एक जनरल प्रॉपर्टी होती है ऊपर की तरफ मूव करने की, है ना। तो होता क्या है कि जैसे ही आर्क एक्सटिंग्विश होता है, जैसे हम लोग को पता है कि जैसे ही करंट 0 होगा री स्ट्राइकिंग वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि चाहेगा दोबारा हम आर्क बना दें, होता है ना। तो होता क्या है कि ये जो गैसेस यहाँ बन रहे हैं वो बन रहे हैं यहाँ पे, और गैसेस जो कि लाइट होते हैं ये ऊपर की तरफ उठते भी जाते हैं, है ना, अंदर से बाहर की तरफ आना भी, ऊपर की तरफ उठते जाते हैं, और जितने गैस ऊपर उठते जाते हैं उतना ही वायल उसका जगह नीचे लेता जाता है ना।
जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम किसी भी चीज में पानी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो उसमें से गैस निकलता है और उस जगह को पानी भर देता है, होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर जो गैसेस जो जनरेट हो रहा है वो यहाँ पर है तो पूरा, लेकिन वो ऊपर की तरफ जा भी है ना, और उसके जगह को वायल भर रहा है। तो होता क्या है कि फाइनल आर्क क्वेंचिंग होने के जस्ट बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स के बीच में जब आर्क की एनर्जी को हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो ऊपर की तरफ भी बबल्स के रूप में उड़ रहा है इस तरह से, तो यहाँ ये गैसेस ऊपर उड़ रहे हैं और वायल इन कर रहे हैं इस मीडियम में। हीट तो है नहीं जो वायल को फिर से डिकम्पोज करेगा, तो गैसेस ऊपर उड़ते जाते हैं और वायल उसके जगह को भरते जाते हैं। और होता क्या है कि जब यहाँ पे आर्क क्वेंच हो गया तब यहाँ पे पूरा का पूरा वायल आ गया, और वायल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे करंट जीरो हुआ तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे वायल आ चुका है दोनों के बीच में, जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो वो रीस्ट्राइक होने नहीं देगा रीस्ट्राइक। समझ में आ रही है बात? तो इसका पूरा प्रोसेस यही है जो कि मैंने आपको बताया कि जब कॉन्टेक्ट सेपरेट होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के जनरेशन के कारण ये वायल डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस में बदलता है, जो कि 1000 वॉल्यूम का होता है। तो कॉन्टेक्ट के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस ही हाइड्रोजन गैस है, जो कि इसके बीच के हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट के कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन के कारण यहाँ पे डिकम्पोजिशन रुक जाता है, आर्क क्वेंच हो जाता है, बुझ जाता है। और साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ बन रहा है वो ऊपर भी आता है, क्योंकि लाइट होता है, ऊपर आएगा, गैस ऊपर आना चाहेगा, और उसकी जगह को वायल भरता जाता है। और वायल डिकम्पोज नहीं होता क्योंकि हीट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसके ये ऊपर जा रहा है, इसके जगह को वायल भर रहा है। और जब फाइनल आर्क क्वेंच हो गया तब यहाँ पे बीच में वायल ही वायल है, और अब रीस्ट्राइकिंग, वायल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो कि बहुत अच्छा है, तो अब जब रीस्ट्राइकिंग भी होगी तो भी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तो आएगा, लेकिन ये इसमें फिर से आर्क नहीं बना पाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये इसका मेन वर्किंग है, जो कि हर टाइप के ब्रेकर में एक जैसा है। ठीक है, अब वायल का एक बेनिफिट तो आप देख रहे हैं, आर्क क्वेंचिंग। एक और बेनिफिट वायल का आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर पढ़े हुए, इंसुलेशन। ट्रांसफार्मर में आप पढ़ेंगे कूलिंग एंड इंसुलेशन दोनों का काम करता है। यहाँ पे आर्क क्वेंचिंग एंड इंसुलेशन दोनों का काम करता है। इंसुलेशन का काम कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे अभी। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हम लोग देखेंगे आगे भी। जैसे एक तो डिसएडवांटेज है कि वायल एक इनफ्लेमेबल चीज है, ज्वलनशील पदार्थ है, तो एक ये है बिल्कुल संभावना एक्सीडेंट्स की। दूसरा, वायल है, कहीं ना कहीं से लीकेज वगैरह होने का भी चांस रहता है। और तीसरा ये भी है कि इसमें जो कार्बन पार्टिकल्स बनते हैं वो वायल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, है ना। तो आपको वायल की फिल्ट्रेशन बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है। चौथा इसका डिमेरिट ये भी है कि चूंकि ये कॉन्टेक्ट्स वायल के अंदर में डूबे हुए होते हैं, तो इन कॉन्टेक्ट्स का आपको अगर मरम्मत करना है तो आपको पूरे के पूरे वायल को निकालना पड़ेगा। ठीक है, पूरे के पूरे वायल को निकालना पड़ेगा। और हम देखेंगे कि बल्क वायल टाइप में 110 किलो वोल्ट का अगर आपका है सिस्टम, तो आपको करीब 10,000 किलो वायल, 10,000 लीटर वायल की जरूरत पड़ती है। तो उतने को फिर खाली कीजिए, ठीक है ना, फिर काम कीजिए, फिर भरिए, तो लॉन्ग टाइम टेकिंग है। तो इस तरह से कुछ डिमेरिट्स हैं। इसी कारण से वायल सर्किट ब्रेकर्स अब आपको कहीं नहीं दिखेगा, ना तो आपको एयर ब्लास्ट कहीं दिखेगा, ना तो वायल सर्किट ब्रेकर दिखेगा। ये तो 1960s के बाद ही लगभग आउटडेटेड हो गया। अब तो जनरली 33 किलो वोल्ट तक हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, और उसके अब में 132 किलो वोल्ट सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो ये सब अब ऑब्सोलेट है, अब ये सब का यूज है नहीं ज्यादा, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण है कि इसको ये हो गया। अच्छा, एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे इसमें कि जनरली पहले जब ये यूज होता था तो 72 किलो वोल्ट तक
एक सिंगल कंटेनर में ही, अगर हम देखेंगे कंटेनर, एक सिंगल कंटेनर में ही तीनों फेज होते थे। जब ये 72 किलो वोल्ट से नीचे के लिए, मतलब एक सिंगल कंटेनर में ही तीनों फेज होते थे। मतलब समझिए कुछ इस तरह का होता था। ये देखिए जैसे ये कंटेनर वायर का है ना, अब ये तो 3 डायमेंशनल सिलिंड्रिकल होता है। हम आपको बस ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक फेज आया, ये नीचे जाएगा, अभी देखेंगे उसका रिटर्न इधर से निकलेगा। फिर चूंकि ये 3 डायमेंशनल है ना, तो दूसरा जो होगा फेज वो इसके इधर होगा, कुछ मतलब पीछे। जैसे कि यहाँ पर एक फेज है, इसका जाता है नीचे पिस्टन, वो लोग देखेंगे, और उसका रिटर्न उधर से है। फिर दूसरा फेज इसके बगल में, उसका रिटर्न उधर, तीसरा फेज इसके बगल में, उसका रिटर्न इधर। तो पहले जब ये यूज होता था तो 72 किलो वोल्ट के नीचे में सिंगल टैंक में ही तीनों फेज होते थे, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर के लिए 72 किलो वोल्ट से ऊपर के लिए अलग अलग फेज के लिए अलग अलग टैंक यूज होता था। तो वो स्पेस टेकिंग भी था और मेंटेनेंस वगैरह में भी प्रॉब्लम होता था। तो ये सब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हालांकि अब तो इसका यूज है नहीं। अच्छा, इसमें देखिए इसके जो टाइप्स है वायर सर्किट ब्रेकर के, वो मेनली 2 टाइप है। एक है बल्क वायर सर्किट ब्रेकर, BOCB जिसको कहते हैं, और एक है मिनिमम वायर सर्किट ब्रेकर जिसको MOCB कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग बल्क वायर सर्किट ब्रेकर देखेंगे। बल्क वायर में भी 2 टाइप है, मतलब बल्क वायर में भी मेनली 2 टाइप है, एक है प्लेन और एक है आर्क कंट्रोल। फिर आर्क कंट्रोल के भी 3 टाइप है, एक है आपको सेगमेंटेड टाइप, एक है प्लेन और एक है क्रॉस चेक। तो हम लोग सबको देखेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं बल्क वायर सर्किट ब्रेकर। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है बल्क वायर मतलब काफी ज्यादा तेल की आवश्यकता इसमें है। और जहां तक तेल की बात है तो मैंने आपको बोला कि यहाँ जो वायर है इसका 2 पर्पस है। एक पर्पस है आर को क्वेंच करना और दूसरा पर्पस है इंसुलेशन। तो वो अब आपको दिखेगा। तो कुछ ऐसा दिखता है, फ्रंट व्यू आप देखें तो बल्क वायर सर्किट ब्रेकर का एक टाइप प्लेन ब्रेक वायर सर्किट ब्रेकर, प्लेन ब्रेक वायर सर्किट ब्रेकर। बल्क वायर सर्किट ब्रेकर के 2 टाइप हैं, एक है प्लेन ब्रेक वायर सर्किट ब्रेकर, दूसरा है आर्क कंट्रोल वायर सर्किट ब्रेकर। जो प्लेन ब्रेक वायर सर्किट ब्रेकर में है उसमें आर्क को क्वेंच करने के लिए, आर्क को कंट्रोल करने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था नहीं करते हैं। सिंपल जो हमने पढ़ा वही होता है। सेपरेट होगा कॉन्टैक्ट, हाइड्रोजन गैसेस बनेंगे, आर्क को क्वेंच करेंगे, सिंपल होता है। लेकिन इसका जो दूसरा टाइप है आर्क कंट्रोल टाइप, उसमें आर्क को क्वेंच करने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाती है जो हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल जो प्लेन ब्रेक वायर सर्किट ब्रेकर है वो कुछ इस तरह का है। देखिए आउटर जो कंस्ट्रक्शन है वो तो सब में सेम है, जो यहाँ आप देख रहे हैं वही सब है। इंटरनल कंस्ट्रक्शन कुछ चेंज होगा तो वो देखेंगे। फिलहाल ये देखिए प्लेन ब्रेक, मैंने यहाँ पर एक फेज को दिखाया है। मतलब आप ये समझिए कि जो मैंने आपको बताया था कि 72 किलो वोल्ट से ऊपर वाला में एक टंकी में एक फेज होता है, तो वही ये यहाँ देखिए ये एक फेज है आर, मान लीजिए इनकमिंग, यहाँ से पावर आता है, करंट आया, और ये बाहर से ये इंसुलेटर है, बुशिंग लगा हुआ है, और अंदर से कंडक्टर से होते होते ये इसमें जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये मूविंग कांटेक्ट ऊपर रहते हैं, है ना, तो ये और ये दोनों आपस में टच करते रहते हैं। तो यहाँ से करंट जाएगा इसमें, फिर ये इधर से इधर, और फिर इधर से वापस रिटर्न आउट। समझ में? नॉर्मल कंडीशन में स्प्रिंग मैकेनिज्म से ये मूविंग कांटेक्ट ऊपर की तरफ रहता है, जिसके कारण ये और ये क्लोज रहता है, ये और ये क्लोज रहता है। तो यहाँ से करंट आएगा फिक्स्ड कांटेक्ट से, इसके थ्रू जाएगा मूविंग कांटेक्ट में, और यहाँ से फिर निकल के बाहर चला जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है। अच्छा, यहाँ इसके नीचे जो आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा वायल है ना, जो रेड रेड दिख रहा है, और उसके ऊपर में ये थोड़ा सा जगह छोड़ा गया है गैसेस के लिए, इसको कहते हैं एयर कुशन, है ना। गैस जो हाइड्रोजन गैस जो ऊपर आएगा उसके लिए ये जगह छोड़ा गया है एयर कुशन। अब ये जो दोनों कांटेक्ट हैं, ये और ये दोनों फिक्स्ड कांटेक्ट है, ये दोनों मूव नहीं होते हैं, और ये जो है ये मूविंग कांटेक्ट है।
इस तरह के ब्रेकर का एक खासियत क्या है, देखिए कि यहाँ पे डबल ब्रेक फैसिलिटी है ना, यहाँ भी आर्क बन रहा है, यहाँ भी आर्क बन रहा है, ठीक है। इससे फायदा ये है कि दो जगह आपको, चूंकि दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, दो जगह आर्क बन रहा है और दोनों जगह आर्क क्वेंचिंग का काम हो रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे मान लीजिए अगर एक रहता, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आर्क का अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो आर्क क्वेंचिंग आसानी से होगा, ठीक है ना। तो अगर सिंपल, जैसा हमने एयर ब्लास्ट में देखा या जैसा हमने एयर ब्रेक में देखा कि जैसे दो कॉन्टेक्ट है, ये और ये सिंपल दो कॉन्टेक्ट है, तो एक मूव होगा, तो अगर इनके बीच में अगर सपोज अगर 5 से 10 मिलीमीटर का ये है, सपोज कि 10 मिलीमीटर गैप चाहिए, 10 मिलीमीटर गैप बनेगा तो वो लेंथ पे हम लोग आर्क को क्वेंच कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मल केस हो, एक फिक्स्ड कांटेक्ट हो और एक मूविंग कांटेक्ट हो, और उसके बीच में अगर हमको 10 mm का गैप बनाना है, तो हमको ज्यादा स्प्रिंग, मोटा स्प्रिंग, ज्यादा पावर वाला स्प्रिंग चाहिए जो कि उसको ज्यादा खींच सके, चाहिए ना, तभी तो होगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर क्या है कि चूंकि दो आपको बन रहा है आर्क, है ना, तो दो आर्क बन रहा है, दोनों को मिला के आपको 10 mm इस तरह से हो जाएगा, दो आर्क बन रहा है, दो जगह आपका करंट ब्रेक हो रहा है। तो अगर सिर्फ एक कांटेक्ट हो, तो अगर आपको मान लीजिए 100 न्यूटन लग रहा है फोर्स 10 mm खींचने में, तो यहाँ पे चूंकि आप एक फोर्स लगा, आपको यहाँ पे 5 mm, आपको यहाँ पे 5 mm करना है, यहाँ पे 5 mm करना है, क्योंकि दो दो डबल ब्रेक है, दो दो आर्क बन रहा है, यहाँ भी 5 mm, यहाँ भी 5 mm, काम हो जाएगा। तो आपको 50 न्यूटन फोर्स में ही आर्क क्वेंच हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग का कॉस्ट बचेगा, कम मिलेगा, क्योंकि सेम, मतलब अगर आप 50 न्यूटन का भी फोर्स देंगे तो भी दो जगह आर्क बन रहा है और दोनों जगह क्वेंच हो रहा है सेम फोर्स से, है ना। तो यहाँ जहां यहाँ पे 10 mm का गैप चाहिए था, यहाँ पे 5 mm, क्योंकि दो जगह आर्क बन रहा है, तो 5 mm का भी गैप अगर कर लें तो दोनों जगह क्वेंच होगा, आपको यहाँ जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो बचत होगी, ठीक है। तो ये एक बात आप समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट जो ये है, तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से करंट आता है, इधर फिक्स्ड कांटेक्ट से मूविंग कांटेक्ट से ऐसे चला जाता है। जो ब्लैक वाला ये इंसुलेशन है, इसके नीचे भी इंसुलेशन है, ये मैंने ये कहा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे फॉल्ट जब होगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको नीचे, मूविंग कांटेक्ट को नीचे प्रेस करेगा। जब ये नीचे आएगा तो इन कांटेक्ट्स के बीच में आर्क बनना शुरू होगा, क्योंकि जो वायल है वो डिकम्पोज होकर के आर्क में, आयंस में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैसेस भी काफी मात्रा में निकलेंगे, जो कि इसके चारों तरफ इसको घेर लेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स, और वो कंटिन्यूअसली इस आर्क में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके साथ साथ बबल के रूप में ऊपर भी जाएंगे। जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे, खाली जगह को वायल भरता रहेगा और हीट का एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है। जब ये मूव कर गया पूरी तरह से और हाइड्रोजन इसको पूरा घेर लिया, एनर्जी को इतना एब्जॉर्ब कर लिया कि अब आर्क बन ही नहीं सकता है ना। तब क्या होगा, ये हाइड्रोजन सब ऊपर आ जाएगा, वायल इसके जगह को भर देगा और इन दोनों के बीच में क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वायल ही रह जाएगा। तो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज के कारण भी फिर से आर्क नहीं बनेगा। जो यहाँ होगा सेम चीज यहाँ होगा। बात समझ में, तीन स्टेप है सिंपल। ये नीचे गया, वायल डिकम्पोज हुआ, आर्क बना, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस काफी वॉल्यूम में जनरेट हुआ, जिसने कि आर्क की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो आर्क ज्यादा देर रहा नहीं, तुरंत बुझ गया, गैसेस बाहर निकले, उनके जगह पे वायल चला गया, दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में वायल आ गया। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वायल का बहुत अच्छा है, री स्ट्राइक नहीं होगा, काम खत्म, ठीक है। तो एक जो पर्पस है इसका वो है आर्क को क्वेंच करना। दूसरा पर्पस ये है कि देखिए ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी, ये लाइव वायर है ना। जैसे अगर हम ये यूज कर रहे हैं 132 किलो वोल्ट पे, तो इसका जो वोल्टेज होगा 132 किलो वोल्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये जो आपकी टंकी है, ये किसी न किसी बेस पे रखी होगी, इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 132 किलो वोल्ट, है ना। तो इन दोनों के बीच में अगर एयर होता तो हो सकता है कि एयर ब्रेक कर जाता,
और यहाँ से करंट इधर चला जाता है। लेकिन चूंकि वायल है जिसकी बीडीवी बहुत अच्छी है, जनरली अगर 132 किलोवोल्ट का है तो वायल की बीडीवी हम इससे ज़्यादा ही रखते हैं, तो क्या होगा कि इनके बीच में जो कि इंसुलेशन हमारा वायल है जिसका इंसुलेशन स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो इनके बीच में कोई भी कंडक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब आप इस टंकी को छुएंगे भी तो भी आपको कुछ नहीं होगा। आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि बीच में वायल है जिसका इंसुलेशन अच्छा है। तो मतलब कि ये दोनों काम कर रहा है, आर्क क्वेंचिंग का भी और इंसुलेशन का भी। तो ये था आपको बिल्कुल सिंपल प्लेन ब्रेक वायल सर्किट ब्रेकर। इसका डिमेरिट ये है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये गैस, देखिए गैस जो हाइड्रोजन गैस है उसका जितना वॉल्यूम होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतनी जल्दी आर्क को क्वेंच करेगा। यहाँ पे जो कि ये गैस भी है, यहाँ बगल में वायल भी है, वायल गैस का मिक्सचर टाइप का है, तो इसके कारण बहुत ही फास्ट ऑपरेशन नहीं होता है। अब इसका प्लेन ब्रेक वायल का जो आर्क क्वेंचिंग टाइम है वो लगभग 100 से 150 मिली सेकेंड में है। 100 से 150 मिली सेकेंड, और इसको हम अच्छा नहीं कर रहे है ना, इसको अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि क्या होता है, ऑटो रिक्लोजर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए ट्रिप हो गया ब्रेकर, तो जैसे कि नॉर्मल आप क्या जानते हैं, ब्रेकर ट्रिप हो गया तो ऑपरेटर जो है वो शट डाउन डिक्लेयर, मतलब ब्रेक डाउन डिक्लेयर करने से पहले कि लाइन ब्रेक हो गया, उससे पहले एक दो ट्राई लेते हैं, मैनुअली ट्राई करते हैं। सपोज हो सकता है कोई पत्ता सट के हट गया हो, सॉरी कोई पेड़ सट के हट गया हो, तो फॉल्ट क्लियर हो गया हो, ट्रांजिएंट था है ना, हट गया, ठीक है, तो ट्रायल लेते हैं एक दो। तो इसी मैनुअल को, मतलब ये तो मैनुअल है, लेकिन जनरली 132 किलोवोल्ट एंड अबव पे ये चीज ऑटोमेटिकली होती है, उसको कहते हैं ऑटो रिक्लोजर। वो 2-3 ट्रायल खुद से लेता है, ब्रेकर ट्रिप हो गया, थोड़ी देर बाद फिर से क्लोज करके देखेगा, है ना, फिर ट्रिप हो गया तो फिर से क्लोज करके देखेगा। अगर 2-3 अलग अलग टाइप्स के हैं, अगर 2-3 ट्रिपिंग में अगर ट्रिप करेगा तो फिर वो ब्रेकडाउन डिक्लेयर हो जाएगा। उसमें ऑपरेटर का खुद का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है, तो वैसे सिस्टम को कहते हैं ऑटो रिक्लोजर। तो जब यहाँ पे आपका जो टाइमिंग है, आर्क क्वेंचिंग टाइमिंग, वो 100 से 150 मिलीसेकेंड हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, इससे पहले कि आर्क क्वेंच हो, ऑटो रिक्लोज हो जाएगा, और ये फिर पूरे के पूरे प्रोसेस को गड़बड़ करेगा। तो इसके लिए ये जो ब्रेकर्स हैं इनका ऑपरेटिंग टाइम काफी ज्यादा है, इसलिए ये ब्रेकर्स जो आपको प्लेन ब्रेक वायर सर्किट ब्रेकर है, ये 11 किलोवोल्ट से ऊपर में जनरली यूज नहीं होता था पहले भी, ठीक है। इसके ऊपर के यूज के लिए हम लोग यूज करते थे अदर टाइप, दूसरा जो टाइप है जो कि है आर्क कंट्रोल ब्रेक, आर्क कंट्रोल सर्किट वायर सर्किट ब्रेकर्स, आर्क कंट्रोल वायर सर्किट ब्रेकर। और इसके भी 3 अलग अलग टाइप हैं जो कि हम लोग एक एक करके देखेंगे अभी। ये जो आर्क कंट्रोल वायर सर्किट ब्रेकर का ये पहला टाइप है, प्लेन एक्सप्लोजन पॉट टाइप, प्लेन एक्सप्लोजन पॉट टाइप। देखिए ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको सिर्फ ये दिख रहा होगा कि पहले के कंपैरिजन में जब हम लोग सारा कुछ ओपन करते थे, वायल में सारा कुछ होता था। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये पॉट है, पॉट टाइप का दोनों में बना हुआ, इसके अंदर में ही बहुत कुछ सारा कुछ होगा। ये जो पॉट है एक्चुअली एक इंसुलेटिंग मीडियम है, जो ब्लैक का आपको दिख रहा है ये इंसुलेटिंग मीडियम है, इंसुलेटर टाइप का है। ये इसको आर्क कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं, रेजिन कास्ट या रेजिन फाइबर का बना होता है। होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में ये कॉन्टेक्ट्स, ये मूविंग कॉन्टेक्ट इससे टच रहेगा, ये इससे टच रहेगा, और इस पॉट के अंदर में वायल भरा रहेगा, जो ये वायल है वही वायल। एक्चुअली हम देखेंगे कि इस प्रोसेस के लास्ट में इसमें वायल कैसे इन करता है वो देखेंगे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यहाँ वायल है, यहाँ वायल है, ये दोनों कॉन्टेक्ट आपस में टच्ड है। जब फॉल्ट आता है तो ये मूविंग कॉन्टेक्ट नीचे की तरफ पुश होना शुरू होता है,
जैसे ही पुश होगा यहाँ पे हीट डेवलप होगा, कॉन्टैक्ट जैसे सेपरेट होंगे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। जैसे ही हीट जनरेट होगा यहाँ पे आर्क बनेगा और साथ में वाइल डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। अब वो हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएंगे? वो इसी के बीच में रहेंगे, पॉट में रहेंगे, इसको इधर तो जा नहीं सकता है, पॉट में रहेंगे। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि पॉट बना करके हम गैस के प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गैस तो बनेगा काफी मात्रा में, एक जैसा हमने पढ़ा 1000 टाइम्स वॉल्यूम का बनेगा। तो इस पॉट में बहुत ही लार्ज प्रेशर में हाइड्रोजन के गैस के बबल्स मौजूद होंगे, बहुत लार्ज प्रेशर में, जो कि आर्क के हीट को तुरंत एब्जॉर्ब करके आर्क को क्वेंच करेंगे। फिर इधर ट्रांसफर करेंगे हीट को इधर, बट आर्क के हीट को एब्जॉर्ब करके उसको फास्टली क्वेंच करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में अब गैस का प्रेशर, गैस का जो प्रेशर है हाइड्रोजन के गैस का, वो काफी ज्यादा है, वो प्योर गैस है, हाइड्रोजन गैस है ना। तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसको क्वेंच करेगा। और जब ये कांटेक्ट जितने देर में ये इससे सटके यहां तक आएगा, उतने देर में आपका गैसेस बन के आर्क को क्वेंच कर देगा। और जब ये कांटेक्ट, जब इसके नीचे यहां पे ओपन रहता है, जब ये कांटेक्ट मूव करके इसके नीचे पहुंचेगा, तब क्या होगा? आर्क तो क्वेंच हो गया है ना। जब ये नीचे पहुंचेगा तब क्या होगा कि ये जो गैसेस हैं, जैसे इनको दिखेगा खुला हुआ, बस ये गैसेस इधर से निकल करके बबल्स ऊपर आना चालू होंगे, है ना। और ये जब ऊपर आएंगे तो वायल इसमें इंक करेगी। बात सुन रही है? जब ये नीचे आ गया तो गैसेस जो यहाँ पर हाई प्रेशर में डेवलप्ड हैं, ये इससे निकल के बाहर आएंगे और इनके खाली जगह को कौन भरेगा? नॉर्मल वायल जो बाहर का है, वही तो इसे खाली जगह को भरेगा। मतलब अगले ऑपरेशन के लिए फिर से पॉट में वायल तैयार है। बात समझ में? फिर जब हम क्लोज करेंगे तो ये कॉन्टेक्ट ऊपर आएंगे तो ये वायल में रहेगा, ठीक है। और फिर जब ट्रिपिंग होगी, कॉन्टेक्ट जैसे ही सेपरेट होंगे, फिर हीट डेवलप होगा। छोटा सा जगह है, इसमें वायल डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। इतना ज्यादा प्रेशर गैस का होगा कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, आर्क को फास्टली क्वेंच करेगा। और जब ये मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करके, इसको थ्रोट कहते हैं, यहाँ से जो निकलता है ना गला, तो ये जब नीचे जाएगा, थ्रोट के नीचे जैसे ही जाएगा, तो ये गैसेस इसमें से निकल करके, गैस निकल के फिर ऊपर चले जाएंगे और उनके खाली जगह को वायल जा करके फिल कर देगा, ठीक है। और जैसे ही वायल फिल होगा, फिर से आपके अगले ऑपरेशन की तैयार है। और ये गैसेस फिर ऊपर आकर के यहाँ पर जमा होंगे। यहाँ पर जब प्रेशर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वेंट ओपन होकर के गैस को बाहर निकालता है। तो ये है प्लेन एक्सप्लोजन पॉट टाइप। और इससे जो आपका आर्क क्वेंच टाइमिंग है वो काफी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आप कारण समझ रहे हैं, क्लोज्ड में हो रहा है, ठीक है। तो ये है ये। अच्छा, इसका एक डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है ये आप याद रखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि जो प्लेन एक्सप्लोजन टाइप है ये मीडियम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट के लिए ही यूज हो सकता है। मीडियम करंट, मीडियम फॉल्ट करंट। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे जो गैस जनरेट होगा, हाइड्रोजन गैस, वो डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा वायल डिकम्पोज हो रहा है। और वायल कितना डिकम्पोज हो रहा है ये डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे हीट डेवलप हो रहा है। और कितना हीट डेवलप होगा ये डिपेंड करेगा कि इससे कितना करंट जा रहा है। जितना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा हीट डेवलप, उतना ज्यादा डिकम्पोजिशन और उतना ज्यादा गैस। तो जब फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो हीट भी बहुत ज्यादा डेवलप होगा, वायल भी बहुत ज्यादा डिकम्पोज होगा, और हो सकता है कि अंदर में गैस का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि ये पॉट को ब्रस्ट कर दे। इट इज पॉसिबल कि पॉट ब्रस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, है ना। तो इसलिए ये जो प्लेन एक्सप्लोजन पॉट टाइप है, इसको हम लोग मीडियम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट के लिए ही यूज करते हैं। हाई वैल्यू के लिए दूसरा है, वो देखेंगे
लेकिन ये जो है मीडियम के लिए, क्योंकि लार्ज वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट पे गैस का प्रेशर इतना ज़्यादा हो सकता है, गए थे आर्क क्वेंच कराने और ब्रस्ट करा के आ गए, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये मीडियम करंट के लिए ही है। इसका जो दूसरा टाइप है, जो क्रॉस जेट टाइप है, वो हाई करंट के लिए, उसको आइए देखते हैं। देखिए, क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट टाइप, क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट टाइप, ठीक है। सेकंड जो है क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट टाइप, आपको दिख रहा होगा कि इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। जो यहाँ पे कंप्लीटली क्लोज्ड था, जिसके कारण एक एक्सप्लोजन का चांस था, उसको हटा करके यहाँ पे आर्क स्प्लिटर्स लगाया गया, जो हमने देखा था एयर ब्रेक में और क्रॉस जेट एयर ब्लास्ट में। आर्क स्प्लिटर्स होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन पे तो आप समझ ही रहे हैं, जब फॉल्ट होगा तो फॉल्ट होगा, लार्ज करंट की बात करें, हाई करंट, काफी लार्ज करंट की बात करें, जैसे ही ये कॉन्टेक्ट ओपन होंगे तो वैसे ही ये जो वायल है वो फास्टली डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस बनाएगा, ठीक है। और वो वॉल्यूम ऑफ गैस चारों तरफ होगा, प्रेशर भी हाई होगा, लेकिन ब्रस्ट होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये जो आर्क स्प्लिटर्स हैं, इनके बीच में जो गैप है, उस गैप से गैसेस बाहर निकल सकते हैं, है ना, बाहर निकल सकते हैं। तो उससे क्या है कि ब्रस्ट होने का चांस नहीं है। और लार्ज, अब आप कहें कि सर अब प्रेशर उतना नहीं रहेगा तो आर्क क्वेंचिंग कैसे होगा? तो आर्क क्वेंचिंग यहाँ पे हम लोग दो तरह से करते हैं। एक तो गैस तो एनर्जी को ले ही रहा है ना, गैस तो एनर्जी को ले ही रहा है, वो तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लार्ज करंट है तो ज्यादा प्रेशर भी ज्यादा वॉल्यूम और ज्यादा प्रेशर भी बनेगा गैस का, ज्यादा ये है, तो क्वेंच तो वो कर रहा है, लेकिन क्वेंच को सपोर्ट करेगा आर्क स्प्लिटर। कैसे? जब ये कॉन्टैक्ट्स और नीचे आएंगे, सपोज जब ये कॉन्टैक्ट यहां पहुंच गए, तो अब ये जो आर्क है, अब ये जो आर्क है, इस आर्क का पाथ कैसे होगा? इस आर्क स्प्लिटर से होते हुए है ना, ये आर्क स्प्लिटर उसको स्प्लिट करेगा, तो लेंथनिंग, लेंथ बढ़ गया आर्क का। आर्क स्प्लिटर्स मैंने यहाँ दिखाई, यहां तक भी हो सकता है, तो ये जो है आर्क के लेंथ को बढ़ा दिया। तो आर्क क्वेंचिंग की जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग तो वही रहेगी, है ना, जो हम लोगों को प्लेन जेट में मिला, प्लेन एक्सप्लोजन टाइप में मिला था, वही रहेगी, टाइमिंग वही रहेगी। फायदा ये हो गया कि ये करने से आपको जो ब्रस्ट होने का चांस था हाई करंट पे, वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गैप दे रहे हैं। अगर गैस प्रेशर ज्यादा है तो बाहर निकल जाओगे, है ना, और लार्ज करंट है, लार्ज करंट है तो फिर यहाँ पे गैस बनेगा, वो क्वेंच करेगा, उसका भी रोल होगा, और साथ में जब ये नीचे जाएगा तो ये जो आर्क का लेंथ बढ़ा, उसके कारण भी आर्क क्वेंच होगा, और उसके बाद आप जानते हैं आर्क जैसे ही क्वेंच होगा, गैसेस बाहर निकलेंगे, उस जगह को वायल फिल करेगा, और यही काम चलता रहेगा। तो ये है आपको क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट टाइप, जो कि मेनली हाई करंट के लिए है। तो ये तो बड़ा ये हो गया, मीडियम करंट के लिए कोई और लीजिए, लार्ज करंट के लिए कोई और लीजिए। तो अब एक तीसरा टाइप का भी आया, जिसका नाम है सेल्फ कॉम्पेंसेटेड टाइप। वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लार्ज रहेगा तो भी उससे क्वेंच होगा, और स्मॉल करंट रहेगा तो भी उससे क्वेंच होगा। आइए उस लास्ट टाइप को भी देख करके इस बल्क वायल को खत्म करते हैं। सेल्फ कॉम्पेंसेटेड टाइप का जो डिजाइन है वो क्रॉस जेट से ही मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे, यहाँ नीचे में गैस को एक्युमुलेट होने का, जमा होने के लिए ज्यादा जगह दिया गया है इन कंपैरिजन टू क्रॉस जेट। क्रॉस जेट में अगर हम यहाँ पे अलग से बनाएं, तो क्रॉस जेट में अगर इस तरह से है, और यहाँ पे बीच में आर्क स्प्लिटर्स लगे हुए हैं, तो जो आपको कॉम्पेंसेटेड टाइप है उसका कुछ इस तरह का है। स्प्लिटर्स यहाँ लगे हुए हैं ऊपर में, और फिर यहाँ नीचे में गैस को एक्युमुलेट होने के लिए ज्यादा जगह दिया गया है ना। ये सेल्फ कॉम्पेंसेटेड टाइप है और ये क्रॉस जेट टाइप है, ठीक है।
तो इससे फायदा ये है कि अगर मान लीजिए हाई करंट है, लार्ज करंट है, तो भी ब्रस्ट होने का चांस नहीं, क्योंकि गैप अभी भी है, गैसेस अभी भी बाहर निकल सकते हैं, तो अभी भी चांस नहीं है ब्रस्ट होने का। लार्ज करंट होगा, लार्ज गैस का प्रेशर बनेगा, ठीक है, ब्रस्ट नहीं होगा। और जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे लेंथेनिंग भी होगा आर्क स्प्लिटर्स में, तो आर्क क्वेंच हो जाएगा इजीली। लार्ज करंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्क क्वेंच हो जाएगा, क्योंकि ब्रस्ट होने का चांस तो है नहीं, और स्प्लिटर्स हैं लगे हुए, गैस भी है, तो उसको क्वेंच कर देगा। और लो करंट के लिए, लो करंट, जब करंट की वैल्यू कम है, तो लो करंट के लिए क्या होगा कि यहाँ पे गैस का प्रेशर तो ज्यादा नहीं बनेगा, ऊपर में तो गैस का प्रेशर ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन नीचे में गैस का प्रेशर अच्छा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह है ना। तो क्या होगा कि जब ये कांटेक्ट, जो मूविंग कांटेक्ट है, जब ये नीचे आएगा, तो नीचे आने के क्रम में ये यहाँ पर आर्क इसका स्प्लिट तो होगा ही, है ना, और जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे गैस का प्रेशर यहाँ पे काफी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जगह दिया गया है गैस के वॉल्यूम को जमा होने के लिए, एक्यूमुलेट होने के लिए। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे निश्चित तौर पे उस लार्ज वॉल्यूम के कारण हीट को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन गैस आर्क को क्वेंच कर देगा। तो ये जो सेल्फ कॉम्पेंसेटेड एक्सप्लोजन पॉट टाइप है, ये दोनों के लिए अच्छा है, मतलब लार्ज करंट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं और मीडियम करंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ कॉम्पेंसेटेड टाइप सबसे बढ़िया है। तो ये आपको बल्क ऑयल के जितने भी पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं वो सब मैंने आपको बताया। देखिए, बल्क ऑयल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि इसमें तेल बहुत लगता है। 110 किलो वोल्ट के लिए आपको करीब 10,000 लीटर के तेल को रखना पड़ता है, ठीक है। और ज्यादा तेल का मतलब ज्यादा मेंटेनेंस, फिर उसकी फिल्टरिंग, फिर बहुत सारा निकालिए, फिर भरिए, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो आखिर इतना तेल लग क्यों रहा है? वायल को आर्क को बुझाने के लिए तो बहुत कम तेल खर्च हो रहा है। मेन इतना सारा तेल क्यों है? इंसुलेशन के लिए, जो कि इसके और इसके बीच में इंसुलेशन का काम कर रहा है, मेन वही है। तो अगर हम कुछ ऐसा उपाय करें ताकि वायल का रोल सिर्फ और सिर्फ आर्क एक्सटेंशन का रह जाए, आर्क को बुझाने का रह जाए, और इंसुलेशन का काम कोई और संभाल ले, तो साइज काफी कम हो सकता है। तो वही हम लोग देखेंगे MOCB में, मिनिमम वायल सर्किट ब्रेकर में, जिसमें कि वायल का मेन पर्पस रहेगा आर्क को क्वेंच करना, और बाकी जो इंसुलेशन का काम है वो पोर्सिलीन या सेरामिक देखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में MOCB के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय दुर्गा पूजा।